गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी व्याकरण का पाठ 6 समास के बारे में जानेंगे। समास क्या होता है? जब दो या दो से अधिक पद होते हैं यानी शब्द होते हैं तो उनको मिला करके एक संक्षिप्त मीन्स छोटा, तो संक्षिप्त शब्द जो बनाने की प्रक्रिया होती है उसे ही हम समास कहते हैं। जो दो या दो से अधिक शब्द होते हैं उनको मिला करके एक छोटा शब्द यानी संक्षिप्त शब्द बनाने की जो प्रक्रिया है उसे ही हम समास कहते हैं। समास के कई अंग होते हैं। जो प्रक्रिया होती है समास बनाने की उसमें कई चरण होते हैं, कई अंग होते हैं समास के। तो पहले उन अंगों के बारे में जानेंगे। जो समास के बनाने के लिए जो एक से ज़्यादा मतलब दो से ज़्यादा जो पद हैं, पहले उन पदों के बारे में जानेंगे कि उनको क्या कहा जाता है, वो क्यों ज़रूरी होते हैं। तो जो पहला पद, जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि यहाँ गंगा का जल जो है, एक दो पद हैं है ना, और एक चिन्ह भी है। गंगा का जल, उसको हमने एक संक्षिप्त शब्द बनाया गंगा जल। ठीक है, तो ये हो गया जो है ये पूरा प्रक्रिया समास बनाने का हो गया। इसमें जो दो पद होते हैं जैसे गंगा और जल जो हैं, तो इनको हम लोग अलग अलग क्या कहते हैं। जैसे देखिए दिख रहा है साफ साफ आपको, गंगा को कहेंगे पूर्व पद या पहला पद, पूर्व पद या पहला पद, और जो जल है वो क्या होगा, उत्तर पद या दूसरा पद। और इन दोनों को जो मिला करके एक संक्षिप्त शब्द बना गंगा जल, उसे कहेंगे हम समस्त पद या सामासिक पद, समस्त पद या सामासिक पद। तो ये हो गए हैं जो हैं पूरे समास के चरण अंग। और एक चीज़ और होता है, जब समस्त पद को वापस से पुनः गंगा का जल बनाया जाता है, मतलब गंगा जल को यानी समस्त पद को वापस से तोड़ा जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे समास विग्रह। समास विग्रह। देखिए जैसे गंगा जल है, गंगा जल को पुनः जब गंगा का जल लिखेंगे तो ये हो जाएगा समास विग्रह। तो ये जो है पद, समस्त पद मतलब पूर्व पद और उत्तर पद, समस्त पद और समास विग्रह, ये समास के अंग हैं। इन्हें हम समास के अंग कहते हैं। इन पूरे अंगों को मिला करके समास बनाने की प्रक्रिया होती है, उसे ही हम समास कहते हैं। तो एक बार फिर से परिभाषा सुन लेते हैं कि दो या दो से अधिक पदों को हम मिला करके एक संक्षिप्त शब्द जब बनाते हैं तो उसे हम संक्षिप्त शब्द बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही हम समास कहते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे अलग अलग पद हैं और उनको एक संक्षिप्त पद यानी समस्त पद बनाया गया है। तो ये याद रखना है कि ये जब अलग अलग होते हैं तो इन्हें पूर्व पद, उत्तर पद, और जब ये मिल जाते हैं तो इन्हें समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। अब हम समास के भेद के बारे में जानेंगे। अभी हम समास के अंग के बारे में पढ़ रहे थे, अब समास के भेद कितने प्रकार हैं। तो समास के 6 प्रकार हैं, जैसा कि फ्लावर में आपको दिख रहा है। तो पहला नंबर है अव्ययी भाव समास, दूसरा नंबर है तत्पुरुष समास, तीसरा नंबर है द्विगु समास, चौथा नंबर है द्वंद्व समास, पांचवा नंबर है कर्मधारय समास, और छठा नंबर है बहुव्रीहि समास। तो ये जो हैं समास के भेद हैं। इनमें पहला जो है अव्ययी भाव समास, हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। अव्ययी भाव समास जो है पहले इसमें अव्यय का भाव आता है। ठीक है, अव्यय क्या होता है ये आप लोग शब्द में पढ़े हैं, और आगे अभी जब आप अव्यय पढ़ेंगे, अव्यय या अभिकारी शब्द, तो आपको अव्यय समझ में आएगा। लेकिन एक लाइन में हम जान लेते हैं।
अव्यय वे शब्द होते हैं या अव्यय या अविकारी वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग वचन कारक काल के आधार पर परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, इनको बदला नहीं जा सकता है। ये अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्द की चर्चा हमने इसके पिछले चैप्टर यानी जब संज्ञा पढ़ाया था तब भी किया था और उपसर्ग में प्रत्यय में भी जो है इसकी चर्चा हुई थी। तो जो अविकारी शब्द होते हैं उन्हें अव्यय भी कहते हैं और अव्यय वे होते हैं जिनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये तो हो गया अव्यय। अब हम लोग अव्ययी भाव समास के बारे में पढ़ेंगे। अव्ययी भाव समास वह समास होता है जिसका पहला पद अव्यय होने के कारण अव्ययी भाव समास वह समास होता है जिसका पहला पद अव्यय होने के कारण उसका पूरा समस्त पद अव्यय हो जाता है। पूरा पद अव्यय हो जाता है। पूरा पद अव्यय हो जाता है तो उसे ही हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। उसमें पूरा अव्यय का भाव आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं पहला पद अव्यय होगा, ठीक है। पहला पद अव्यय होने के कारण जो पूरा पद है यानी जो उत्तर पद होगा वो उसके साथ मिला है तो वो भी क्या हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा। पूरा जो समस्त पद है वो अव्यय हो जाएगा। जैसे यथाशक्ति, तो इसका समास विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। तो पहला पद तो हो गया अव्यय यथा और दूसरा पद हुआ शक्ति। तो यथा शब्द जो है वो अव्यय है। यथा शब्द अव्यय है। तो यथा अव्यय होने के कारण इसमें शक्ति मिला तो दोनों मिलकर के पूरा जो समस्त पद यथा शक्ति यानी शक्ति के अनुसार ये हो गया अव्यय। इसमें अव्यय का भाव आ गया। अब ना ही इससे हम इसमें कोई परिवर्तन कर सकते हैं ना ही इसको बदल सकते हैं। उसी तरह से प्रतिदिन, प्रति जो शब्द है, प्रति यानी प्रत्येक या हर, तो प्रत्येक जो शब्द है वो अव्यय हुआ, इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है। और इसके साथ दिन जुड़ गया यानी प्रतिदिन का मतलब होता है प्रत्येक दिन। से समास विग्रह भी हम करेंगे तो प्रत्येक दिन होगा। तो प्रत्येक दिन जो है ये पूरा क्या हो गया, अव्यय हो गया, क्योंकि इसमें हम किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो याद रखने वाली बात यह है कि जिस समास का पहला पद या जिस समस्त पद का पहला पद अव्यय होने के कारण उसका जो दूसरा पद है वो भी उसका जो पूरा समस्त पद है वो क्या हो जाता है, अव्यय होता है पहले पद के कारण, क्योंकि पहला पद ही अव्यय है। इसमें आप देखेंगे भर, प्रति, यथा, आ, ये सब क्या है, अव्यय है। इनके अव्यय होने के कारण ये जो पूरा समस्त पद है ये क्या हो जा रहा है, अव्यय हो जा रहा है। और इसके लिए हमें बहुत सारे अव्यय पढ़ने पड़ेंगे। कौन कौन से अव्यय होते हैं वो आगे अगली क्लास में आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा। तो ये हो गया अव्ययी भाव समास। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं हो सकता है वही अव्यय है और वही अव्ययी भाव समास भी होता है, ठीक है। तो पूरा इसमें समस्त पद, इसमें केवल अव्यय शब्द ही नहीं होगा, अव्यय शब्द के साथ जो शब्द जुड़ा होगा उत्तर पद में, क्योंकि समास बनाने की प्रक्रिया में 2 से अधिक शब्दों की ज़रूरत है। तो 2 से अधिक शब्द जब होंगे तभी ना पूरा मिलकर के समस्त पद बनेगा। तो वो पूरा जो समस्त पद होगा वो अव्यय यहाँ पे होगा। अगला है दूसरा नंबर है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास वह समास होता है जिसका दूसरा पद प्रधान होता है और जिसमें कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। इनका जब समस्त पद बनाते हैं तो इनमें कारक चिन्हों का लोप हो जाता है और जब ये शब्द के रूप में रहते हैं तो इनमें कुछ कारक चिन्ह लगे होते हैं। कारक जब आप पढ़ेंगे तो कारक जानेंगे। और इसके पीछे भी क्लास में आपने कारक पढ़ा होगा। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, ये सब जो हैं कारक हैं। इनको परसर्ग भी कहा जाता है। तो ये उसमें जब समास विग्रह रहता है, मतलब
समस्त पद नहीं बना रहता है तो उसमें कारक चिन्ह लगे रहते हैं। और जब इन्हें हम समस्त पद बनाते हैं तो क्या होता है, प्रधानता रहती है दूसरे पद की। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है राजपुत्र, तो पुत्र की प्रधानता रहेगी, ना कि राज की। पुत्र की प्रधानता रहेगी और इसमें कारक चिन्ह लगा होगा। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे राजपुत्र मीन्स राजा का पुत्र। ठीक है, तो ये जो है आपका कर्म कारक से लेकर के जो है अधिकरण कारक तक के होते हैं, इसमें सारे आते हैं। ये आप आगे क्लास में पढ़ेंगे। अभी बस इतना जानिए कि चिन्ह लगे होते हैं, जैसे कर्ता कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, है ना, संबंध का के की और अधिकरण में पर। तो ये सब जो चिन्ह होते हैं ये लगे रहते हैं सबका। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जैसे वनवास तो होगा वन में वास, तुलसी कृत यानी तुलसी द्वारा कृत या रचित, जन्मांध यानी जन्म से अंधा, मार्ग व्यय यानी मार्ग के लिए व्यय, घुड़सवार घोड़े पर सवार। ठीक है, तो इस समास का दूसरा पद प्रधान होता है और इसमें जब समस्त पद बनाते हैं तो कारक चिन्हों का लोप हो जाता है।